गुड इवनिंग एवरीवन। परामाइस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि कल हम लोगों ने GS1 का सेक्शन 1 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर देखा था, आज GS2 का पेपर हो चुका है और GS2 के पेपर में जो सेक्शन 1 का वाला सेक्शन है इंडियन पॉलिटी, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से पॉइंट्स अगर आपने डाले हैं तो आपके आंसर्स जो है अच्छे हो सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है जो आप बुक्स में आप जनरली पढ़ते होंगे तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस अच्छा है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो वैसे क्वेश्चन को जो है आप अंडरस्टैंड करके अपने मन से बहुत अच्छा लिख सकते थे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज GS2 का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसके एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। पहले आपका शॉर्ट नोट्स, 5 शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट आंसर लिखना है आपको 100 से 120 वर्ड में लिखना होता है। 5 शॉर्ट नोट से एक एक करके देखेंगे। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42वें संविधान संशोधन के विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है, उसके महत्व के बारे में पूछा। तो इन्हीं दोनों को हाईलाइट करना है, तो फीचर्स बताना है और सिग्निफिकेंस बताना है। तो आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में इसको जो है संशोधन लाया गया था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसमें संविधान में बहुत सारे हिस्सों को टच किया गया था, जैसे प्रीम्बल हो गया, प्रस्तावना कहते हैं। उसके बाद आपका DPSP में भी चेंजेस किए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो मौलिक कर्तव्य है उसको शामिल किया गया था। कुछ सब्जेक्ट जो राज्य सूची में थे उसको लाके केंद्र सूची में, आपके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इसकी वजह से जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वो सारी चीज़ों को मेंशन करना था और उसमें आपको ये भी दिखाना था कि भाई अगर आप देखेंगे कि प्रियम्बल में क्या शामिल किया गया है ना, प्रियम्बल में, तो प्रियम्बल में मैंने आपको बताया 3 नए जो वर्ड्स हैं, कौन कौन से? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और आपकी इंटीग्रिटी है ना, जिसको समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता कहते हैं। ये 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर बोलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पहली बार जो है आपके 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज उसको जो है शामिल किया गया था। ठीक है, और इसको किस में शामिल किया गया था? संविधान के भाग 4A में। ठीक है, आर्टिकल 51A के तहत जो है 10 मूल कर्तव्य जो है इसमें शामिल किए गए थे। DPSP की अगर बात करेंगे है ना, मुझे संविधान में सबसे खूबसूरत चीज़ जो लगती है वो DPSP है। मूल अधिकार तो है ही है, लेकिन DPSP को बहुत लोग जो समझते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से, DPSP बहुत ही खूबसूरत प्रावधान है। ये राज्यों को डायरेक्शन देती है, ठीक, डायरेक्टिव देती है कि आपको ये चीज़ें करनी है, फंडामेंटल राइट्स में रोकती है। तो DPSP में क्या क्या जोड़े गए थे? तो 39A जिसमें फ्री एंड लीगल एड की बात की गई है। 43A इसमें जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये भी जोड़े गए थे। और आपका 48A है ना, ये जो है वन्यों का संरक्षण जो है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के, उसके बारे में बात की गई थी। DPSP में यह आपको मेंशन करना था। ठीक है, और उसके बाद जो है 5 नए जो है कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किए गए थे, 5 नए विषय जो राज्य सूची से, जैसे फॉरेस्ट हो गया, आपका जो आपका एक हो गया वेट एंड मेजरमेंट हो गया है ना, एजुकेशन हो गया, इन सबको जोड़ा गया था। तो आपको इन सबको मेंशन करना था किसमें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये भी डिस्कस करना था कि जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है वो जुडिशरी पे, ठीक है, उसको प्राथमिकता दी गई थी, प्रायोरिटी दी गई थी। इनको जो आपको इसमें मेंशन करना था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 1 में हमने देखा कि ये सारे पॉइंट जो है आपको इसमें मेंशन करते तो आपको शॉर्ट नोट्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है मिल सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो है आपका कि there has been conflicting debate about supremacy of between parliament and judiciary in the light of debate explain। अभी हाल में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जी जो सुपरमेसी को लेकर जो डिबेट होता रहा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, उसके बारे में इसमें लिखना था, है ना। तो आपको इसमें मेंशन करना था, 2-3 चीज़ें मेंशन करनी थी। पहली चीज़ें क्या है? तो पहले आपको ये दिखाना था कि भारत का जो पार्लियामेंट है वो ना तो इंग्लैंड की तरह जो है एब्सोल्यूट पावर वाला है और ना ही अमेरिका की तरह कमज़ोर है। तो दोनों को लेकर के यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपनाया गया है। और हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान के लेखक थे, उन लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट को इतना भी सुप्रीम नहीं बना दिया जाए कि वो जो है जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं संविधान में उसको कर्टल करे या उसको समाप्त करे, ना ही इतना कमज़ोर बना दिया जाए अमेरिका की तरह। ठीक है, तो ये नागरिकों जो उसको चुन के भेजते हैं प्रतिनिधि को, वो किसी काम के ना हो। तो बैलेंस लेके चला गया है, तो उसको जरूर मेंशन करना था। और लास्ट में आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी दिखाते हुए 1973 का जो केशवानंद भारती केस है उसको इसमें दिखा सकते थे आप। उसको दिखाने से क्या होगा कि आपका आंसर ये हो जाएगा, जिसमें मेंशन भी आपको करना होगा। ठीक है, उसमें ये दिखाना होगा कि जो 1973 का जो केशवानंद केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये मान लिया है कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, लेकिन यह बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, है ना। और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को भी आप मेंशन करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, प्रेम्बल हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको मेंशन करते हुए दिखाना चाहिए था। और लास्ट में आप कंक्लूड करके लिख सकते थे कि ऑल्दो पार्लियामेंट इज सुप्रीम अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती केस, बट इट कैन नॉट डिस्टर्ब या कर्टेल या इंटरफेयर
इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, उसको आपको यहाँ पे दिखाना था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है रिट जुडिक्शन के बारे में है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट जुडिक्शन एंड नेमली 3 of 5, है ना, 5 जो रिट है आर्टिकल 32 में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर होता है, सरकार किसी नागरिकों के मूल अधिकारों को कम करती है या कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे किसी इंडिविजुअल के नागरिक के सिटीजन्स के मूल अधिकारों का वायलेशन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है, उसको दिखाना था। और इसमें से 5 जो रिट है हैवियस कॉर्पस, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से, चाहे प्राइवेट तरीके से या सरकारी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी का जो ग्राउंड है उसको जो है देखती, एग्जामिन करती है, ठीक है, न्यायपालिका, और अगर वो वैलिड नहीं होता है तो उसको जो है छोड़ने का आदेश देती है, जिसको हेवियस कॉर्पस कहते हैं। फिर आपका प्रोहिबिशंस है, मैंडेमस है, सर्टियोरी है और क्यो वारंटो है। ये 5 में से 3 को जो है डिस्क्राइब करना था और उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत डिफाइन जुडिशियल रिव्यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। तो जुडिशियल रिव्यू संविधान में कहीं पे किसी एक आर्टिकल में मेंशन नहीं है, लेकिन इसका जो पावर आता है वो आता है कहाँ से, आपको आर्टिकल 13 में, है ना। आर्टिकल 13 में जो मूल अधिकार है, ठीक है, उसमें डिफाइन किया गया है कि अगर विधायिका, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, कोई ऐसा कानून बनाती है जो नागरिकों के अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, ठीक है, तो उस कानून की वैधानिकता या वैलिडिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहते हैं, उसकी जांच कौन करेगी, वो न्यायपालिका करेगी। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर वो गलत तरीके से बनाई गई है, नागरिकों के अधिकारों को वायलेट करती है, तो उसको जो है जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है क्या करेंगे, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बारे में आपको लिखना था और ये जरूर मेंशन करना था, आर्टिकल 13 को देखते हुए इसको आप दिखाते। और समय समय पर जो जजमेंट आया जुडिशियल रिव्यू के ग्राउंड के आधार पर, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये जुडिशियल रिव्यू से आया है, उसको भी आप मेंशन करते जितने भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। और ये भी दिखाना होता कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो एक ऐसा पावर है जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को अधिकार देता है कि विधायिका या कार्यपालिका जो है वो नागरिकों के अधिकारों को या संविधान के जो मूल प्रावधान है उसको जो है उससे छेड़छाड़ ना करे। तो ये सब चीजें इसमें आपको मेंशन करनी थी, लेकिन आर्टिकल सब में डालना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग है उसका प्राइमरी रोल क्या है, तो पहले रोल मेंशन कर देते आप, है ना, या शुरू में आप चाहें तो यहाँ पे किस आर्टिकल में, तो ये 280 में, आर्टिकल 280 में जो है आपके वित्त आयोग की बात की गई है। ठीक है, और इसके जो मुख्य फंक्शंस हैं या आप कह सकते हैं रोल है, उसमें आप दिखाएंगे रोल क्या क्या है। पहला रोल तो ये है कि ये जो है क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। उसके बाद कुछ अनुदान होते हैं राज्यों को देती है जिसको ग्रांट एड कहते हैं। तीसरा है कि जो लोकल बॉडीज़ है, पंचायती राज है या और बॉडीज़ है, आपके अर्बन बॉडीज़ है, उसको स्ट्रेथन करती है, उसको मजबूत करती है। और एक और चीज़ है कि ये जो है अलग से स्पेशल जो है कुछ एडवाइजरी रोल भी प्ले करती है। वो सारी चीज़ इसमें आपको दिखानी थी, किसमें, फाइनेंस कमीशन में। तो ये सब दिखाना था। एक्चुअली और फिजिकल स्टेबिलिटी एंड मैनेजमेंट वो भी इसमें मेंशन करना था, ठीक है ना। तो इसमें आर्टिकल जरूर मेंशन करते आप, ये सारी चीज़ें दिखानी थी आपको, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे। आज हो सकता है कि 1-2 मिनट के लिए आपका वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो 2A में जो क्वेश्चन है, इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, है ना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद। बहुत से लोगों को नेशनलिज्म का डिफिनेशन ही पता नहीं होता है ना। तो नेशनलिज्म है क्या, एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है जिसको कह सकते हैं आप एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो फीलिंग ऑफ वननेस, है ना, एकता की भावना। और नेशनलिज्म की फीलिंग आपको ज़्यादातर क्रिकेट मैच में भी देखने को मिलती है और 1-2 जगह आपको देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा, है ना, जिसको सुपर नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रवाद का, वो बहुत ही खूबसूरत राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर हो जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म क्या है, एक नैरो अप्रोच है, नेशनलिज्म जो है वो एक बाउंड्री में बंधा ना हो, बल्कि वो क्या हो, पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो अपने आप में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग से भरा हो, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाना है कल्चरल नेशनलिज्म। तो मैंने बता दिया नेशनलिज्म होता है क्या, नेशनलिज्म होता है फीलिंग ऑफ वननेस। यहाँ पे 2 पूछता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद। तो ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो क्या होता है, वो भी एकता की भावना होती है, लेकिन किस ग्राउंड पे, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारा लैंग्वेज है, जो हमारा रिलीजन है ना, जो हमारा जो है हिस्टोरिकल हेरिटेज है ना, उन सब से मिलके बनता है आपका कल्चरल नेशनलिज्म। और जो संवैधानिक राष्ट्रवाद है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर और रिलीजियस जो
हेरिटेज है, जो हमारे धरोहर है, उससे थोड़ा सा हट के होता है। इसमें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे क्या है कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, संविधान की नज़र में क्या होंगे, सब बराबर होंगे। उसमें किसी तरह का जो है सुपरमेसी नहीं होगी किसी के बीच में, सब इक्वल होंगे। इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल और मोरल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है। किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्रवाद में, संवैधानिक राष्ट्रवाद में। इसमें पूरा कोई समांतर रेखा है। आपको दिखाना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म है, जैसे सेकुलरिज्म क्या है, हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, वो सब मिलजुल के रहते हैं। तो किसी रीजन में पार्टिकुलर रिलीजन या फेथ के लोग रहते हैं, किसी में अलग तरह के रहते हैं, किसी की भाषा अलग होती है, किसी की अलग होती है। उन सबको एक साथ लेके चलने के लिए ये जो संवैधानिक राष्ट्रवाद वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सांस्कृतिक समझ के, है ना, जिसको कहते हैं, आपको इंग्लिश में देखिएगा आप, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी थी कि जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है वो है क्या, तो वो जो हमारा बहुलता है, जिसको प्लुरलिज्म कहते हैं, जो हमारा सेकुलरिज्म है ना, जो हमारा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, इन सब से मिलके क्या बनता है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जो इसको भारतीय संविधान में प्राथमिकता दी गई है। किसमें, प्रियम्बल में, जिसमें आपको धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है, समाजवाद देखने को मिलता है ना, रिलीजियस फ्रीडम दी गई है फंडामेंटल राइट के तहत, है ना, वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। इनको जो है मिला के लिखना था। तो इस क्वेश्चन में बहुत से लोग फंसे होंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत से लोगों को नेशनलिज्म को डिफाइन करने में दिक्कत हो गई और समझने में ही दिक्कत हुई होगी। इस तरह से जिसने लिखा होगा उसको अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट बट हैज टू बी कल्टिवेटेड, है ना। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज। सबसे पहले देखना है कि जो संवैधानिक नैतिकता है, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं, ये होता है क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेसिकली होता है कि जो हमारा संविधान है उसके प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए, एक गहरी भावना होनी चाहिए उसको मानने की, है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, ठीक है। और उसी से मिल करके जो है हमारा जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको उसकी जगह पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, जैसे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ में विधि का शासन, किसी इंडिविजुअल या किसी पार्टिकुलर पर्सन का कानून नहीं चलेगा बल्कि संविधान का रूल होगा, रूल, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से आता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, सेकुलरिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, ठीक है, संविधान के जो प्रावधान दिए गए, नागरिकों को अधिकार दिए गए, उसको देना। तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, इसको विकसित करने की जरूरत है। समय समय पर लोगों को लिटरेट किया जाता है इसके बारे में। इसके आलोक में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। कहीं कहीं क्या होता है कि इसके आधार पर जो भेदभाव होते हैं, कहीं कहीं पे क्या होता है, जो संवैधानिक मौलिकता है, संवैधानिक नैतिकता है, ये क्या करती है, जो हमारा एक सेपरेट जो बिलीफ होता है उससे जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है ना, कि सुपरमेसी हो गई, डिफरेंट पार्टिकुलर हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में सुपरमेसी है तो लोगों में कि हम अपर कास्ट के, हम लोअर कास्ट के, हमारा रिलीजन सुपरमेसी है, इसका जो है वीकर है, ये करते हैं। तो एक तरह का होता है, एक तरह का जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उसको समाप्त करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए किसी भी कंट्री में, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रति लोगों में अवेयरनेस होती है, ठीक है, उसके प्रति जागरूकता होती है, तो वो देश जो है क्या होता है, विकास के पथ पे आगे बढ़ता है। इसको इसमें लिखना चाहिए था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमको देखेंगे वो है आपका संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की शक्ति। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इज कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। वही है कि संविधान में पार्लियामेंट के पास जो है संविधान को संशोधन करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। और उसमें पूछा गया है कि क्या अगर किसी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाए, ठीक है ना, 2/3 मेजोरिटी आ जाए, तो वो क्या संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, किसी भी पार्ट में कर सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे वो 545 में अगर वो 540 सीट भी लिया जाए, ठीक है, या मैक्सिमम सीटें भी लिया, तो उसमें जो है उसके साथ एक तरह का उसकी पावर सीमित है, वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके। तो आपको उसी को डिस्कस करना था कि इसके पास पूर्ण बहुमत भी आ जाए लेकिन वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर को है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत। इसके बारे में आपको लिखना था। इसमें मेंशन भी कर दिया, क्या बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, उसी को डिस्कस करके दिखाना। जजमेंट को भी मेंशन करना है, पार्लियामेंट के पावर को लिमिट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1973 का केशवानंद भारती केस, उसको लिखना था, हाईलाइट करके उसको लिखना। बाकी उससे पहले भी जजमेंट आए हैं, ठीक है, जिसको हाईलाइट करना था। अगला जो क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ इंडियंस मल्टी पार्टी सिस्टम
ऑन द स्टेबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ इट्स फेडरल स्ट्रक्चर, टू व्हाट एक्सटेंट हैव कोलिजन गवर्नमेंट स्ट्रेथन और वीकेंड द कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव डायमेंशंस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। एक्सप्लेन करना है ना, इसमें क्या है भाई, एक्सप्लेन करना। इसमें भी आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में जो संघवाद है, संघवाद किसको कहते हैं, जिसमें स्टेट और सेंटर की सरकार साथ साथ एग्जिस्ट करती है और एक दूसरे को कॉपरेट करती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो रीजनल पार्टी है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो क्या कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को मजबूत करती है या उसको कमजोर करती है, और जो पावर आती है ना सेंट्रल पावर में जो पार्टी रहती है, क्या उसके साथ सरकार जो रीजनल पार्टी है वो कॉपरेट करती है, कहीं कहीं फेडरलिज्म से कमजोर होता है। तो इस क्वेश्चन को जिसने टच किया होगा और बहुत अच्छे से टच किया होगा, है ना, अनबाइस्ड होके, तो उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है मार्क्स फेचिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको दिखाना होगा कि फेडरलिज्म में जो रीजनल पार्टी का ग्रोथ है, उसका इमरजेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रीजनल पार्टी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, अगर वो मजबूत होती है, वो अपने आप को स्ट्रांग करती है, तो फेडरलिज्म भी स्ट्रांग होता है। जब वो पावर में आती है, अपने पार्टी के बहुमत के आधार पर केंद्र में सरकार बनाती है, चाहे वो कोलिजन गवर्नमेंट हो, गठबंधन की सरकार हो, तो उससे कहीं ना कहीं स्टेट्स का भी इक्वल जो है डेवलपमेंट होता है बाकी डेवलप स्टेट के तुलना में। और साथ साथ जो है उसके अंदर भी एक अलगाव की भावना नहीं होती है, उसको भी लगता है कि केंद्र में मेरी भी भागीदारी है, हम केंद्र के साथ सरकार मिलकर चल रहे हैं। और उससे क्या होता है, फेडरलिज्म और मजबूत होता है। नीति आयोग, जब पता है आपको कि 1 जनवरी 2015 को बना था, उसका उद्देश्य ही था कि जो फेडरलिज्म होगा वो कैसा होगा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होगा, जिसमें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा अमंग द स्टेट्स और सेंटर के बीच में। तो उसको मजबूत करने में रीजनल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें एक चीज और दिखाना था कि जो 70 के दशक के बाद जो रीजनल पार्टी इमर्ज हुई, खास करके हिंदी बेल्ट में और साउथ इंडिया में, उसने कहीं ना कहीं जो है फेडरलिज्म की फीलिंग को जिंदा रखा है। और अभी कुछ चीजें आप मेंशन कर सकते थे, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की कुछ विवाद हैं या गवर्नर के रोल हैं, उसने कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को कमजोर किया है। या बहुत सारी जो एजेंसीज है सरकार की, CBI हो, ED हो, इसके जो कुछ कार्य प्रणाली है, जिसका फंक्शन है, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी में रहा, जिसने इसको कमजोर किया है। लेकिन जो रीजनल पार्टी का ग्रोथ है किसी भी स्टेट में, उसने फेडरलिज्म को मजबूत किया है, ठीक है। और इसका मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये मजबूत है फेडरल गवर्नमेंट में रीजनल पार्टियां, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको भी मेंटेन रखता है। और किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में एक पार्टी, सिंगल पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है, वो खतरनाक हो सकती है, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे खतरनाक हो सकती है। तो जो फेडरलिज्म में रीजनल पार्टी का बने रहना, उसका इमरजेंस होना, वो कहीं ना कहीं जो है एक हेल्दी साइन है। और लोगों के पॉलिटिकल अवेयरनेस को भी दिख रहा था, नागरिकों के जो राजनीतिक जागरूकता है उसको भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि रीजनल पार्टी अगर मजबूत होगी तो ओवरऑल किसी भी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो, चाहे साउथ का हो, चाहे वेस्ट का हो, चाहे नॉर्थ का हो, वो सब की भागीदारी अगर केंद्र में होगी, वहाँ की सरकारें अगर पावर में रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो है पूरे इंडिया का डेवलपमेंट होगा और इंडिया जो है विकसित भारत के तौर पर, ठीक है, अपने आप को 2047 तक स्थापित कर पाएगा। तो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को हमने देखा। इसमें जो भी पॉइंट्स हमने बात की, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आर्टिकल अगर आपने मेंशन किया होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसके आधार पे आप अपने आंसर को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, और एक क्वेश्चन और था आपका, वो क्वेश्चन था आपका कल्चरल नेशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आज हमने पहला जो सेक्शन था उसको हमने देख लिया। कल हम लोग जो सेक्शन 2 है आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी, उसके बारे में बात करेंगे, और अगले दिन जो है साइंस के बारे में बात करेंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलिए, आपका कल एक पेपर बन गया होगा, वो ऑप्शनल का है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्वालिफाइंग है, उसको अभी आप लोग अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।